आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपका पेपर आने वाला है तो देखिएगा, आज का जो वीडियो होगा थोड़ा लंबा होगा। क्वेश्चन की संख्या मैंने काफ़ी ज़्यादा ले रखी है, 33 के ऑलमोस्ट है। तो उनको हम बैक टू बैक जो है उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और आप भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलेगा, पहला क्वेश्चन है और ये आपके सामने देखिएगा, ये लिखा हुआ है अ गोल्डन मीन। ये सबसे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कमी नहीं पड़ेगा। आज आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है। अ गोल्डन मीन का मतलब क्या होता है? अ गोल्डन मीन का मतलब होता है बीच का रास्ता। क्या होता है गोल्डन मीन का मतलब? बीच का रास्ता। जाहिर है बीच का रास्ता अगर निकल जाएगा किसी भी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? गोल्डन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सुनहरा हो जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं बताओ? उसे बोलते हैं, अब ये बोलते हैं मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। उसे बोलते हैं बीच का रास्ता। तो फाइनली आपका बी है जो इसका मतलब हो जाएगा। इसके बाद एक और आपसे पूछा है इडियम्स, अगर आपने याद कर रखा हो, टू सेट द थीम्स ऑन फायर। टू सेट द थीम्स ऑन फायर। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि विस्तार पूर्वक कार्य को करना, मतलब टू डू हॉरिक डीड। टू डू अ हॉरिक डीड। तो इसका जो फर्स्ट वाला है ये एकदम सही हो जाएगा। ये जो टू डू लिखा हुआ है ये थोड़ा अलग लिखना था, वो थोड़ा साथ में एक साथ लिखा गया है, तो इसे थोड़ा ब्रेक कर लीजिएगा। टू डू अ हॉरिक डीड। आगे देखिएगा, आगे एक और आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू कैन नॉट एक्सेप्ट इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम हिम, ही इज अ क्लोज फिस्टेड। देखो, पेनी का मतलब पता है क्या होता है? पेनी का मतलब होता है रुपया, पैसा। अच्छा, आगे लिखा है इसमें क्लोज फिस्टेड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी जो मुट्ठी है वो क्या बंद रहती है। इसका मतलब वो खर्चा नहीं करता है, वो क्या है? कंजूस है। और कंजूस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे माइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? माइजर बोलते हैं। अ क्लोज फिस्टेड मैन मतलब क्लोज बंद है, फिस्ट माने मुट्ठी, आदमी की मुट्ठी क्या है? बंद है, मतलब वो पैसा खर्च नहीं करता है। आगे बढ़ जाएगा, आप अपना मिलाते जाना, ठीक है। आगे लिखा है द फ्यूचर ऑफ कश्मीर इज स्टिल अ वैक्स्ड क्वेश्चन। तो वैक्स्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? पहले पढ़िएगा, वैक्स्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बताओ? वैक्स्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि विवाद में पड़ा हुआ कोई इशू, मुद्दा, यानी कंट्रोवर्शियल। क्या बोलते हैं उसे? कंट्रोवर्शियल बोलते हैं। तो इसलिए आपका जो सी वाला है वो राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेक्स्ड क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? वेक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ जाइएगा, आगे आपके सामने मैंने एक और लिखा हुआ है और ये आपको बताना है, टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको एक ही झटके में याद आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि टू कीप ऑफ स्टारवेशन। क्या होता है इसका मतलब? टू कीप ऑफ स्टारवेशन। तो सी इज द राइट आंसर। आगे है, आई हैव अ फीलिंग इन माई गट दैट हर हस्बैंड इज चीटिंग हर। आई हैव ए फीलिंग इन माई गट दैट हर हस्बैंड इज चीटिंग हर। तो फीलिंग इन माई गट, इसका मतलब क्या होता है? इन चारों को पढ़ करके आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है? चारों को पढ़ करके थोड़ा दिमाग लगाओ। इसको बोलते हैं कोई भी कहते हैं ना उसे तीव्र आभास, उसे बोलते हैं तीव्र आभास। यानी कि उसे बोल सकता हूँ मैं, ये बोल सकता हूँ स्लाइट हिंट। क्या बोलते हैं उसे? स्लाइट हिंट बोल सकते हैं। तो फीलिंग इन माई गट का मतलब होता है स्लाइट हिंट। क्या होता है? स्लाइट हिंट, ठीक है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीव्र इच्छा को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट। तो फाइनली सी वाला राइट आंसर होगा, ना कि बी। तो ये वाला कंफर्म कर लीजिएगा, सी वाला होगा स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, यानी कि तीव्र आभास। आगे बढ़ जाएगा 146 और पूछा है कि आई हैव क्लीन हैंड्स सो वाई आई शुड बी अफ्रेड ऑफ एनी। अब आपको मुझे बताना है कि क्लीन हैंड का मतलब क्या होता है? एकदम साफ हाथ। अब साफ हाथ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर साफ हाथ का मतलब होता है निर्दोष, एकदम मासूम भोला वाला, जिसने कोई गलत काम नहीं किया हो, एकदम क्लीन हैंड है। बच्चे के हाथ एकदम क्लीन हैंड होते हैं, मतलब इनोसेंट होता है, ठीक है। उसके हाथ गंदे नहीं होते, कोई कुकर में लिप्त नहीं होता है छोटा बच्चा। तो क्लीन हैंड है, मतलब इनोसेंट है वो। आगे देखिए, आपसे पूछा है मैंने कि आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या होता है?
क्या होता है आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो उचित नहीं हो, यानी कि अनुपयुक्त, नॉट वेल। क्या होता है आउट ऑफ सॉर्ट्स, यानी जो शॉर्ट है वो एकदम वो आउट है, मतलब क्या हो जाएगा नॉट वेल, क्या हो जाएगा नॉट वेल हो जाएगा। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है कि 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बताओ रेड लेटर डे इसका मतलब क्या होता है? रेड लेटर डे पढ़ा होगा तो याद हो जाएगा। मतलब एक महत्वपूर्ण दिवस उसे बोलते हैं रेड लेटर डे, यानी कि इम्पोर्टेंट डे। तो फाइनली डी वाले में दे रखा है एन इम्पोर्टेंट डे, अ रेड लेटर डे एन इम्पोर्टेंट डे। याद हो जाएगा, याद करते जाइएगा। अच्छा, अब आपसे पूछा है कि कैन यू हेल्प मी, क्या मेरी हेल्प कर सकते? श्योर, आई विल बी फिनिश्ड विद दिस इन अ सेकेंड। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है बी फिनिश्ड विद दिस, इस जगह पर क्या आ सकता है? इस जगह पर क्या आ सकता है? क्या आप दिमाग लगा सकते हैं कि इस जगह पर क्या आ सकता है सोच के? अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ दूं। चलो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं इसे। 49 का आंसर क्या होगा? आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर जरूर दीजिएगा। 49 149 का आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर कमेंट करिएगा। आपके लिए छोड़ा है मैंने, एक ही छोड़ा है। अब देखिएगा ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर देखिएगा 4 दे रखे हैं और इन चारों में आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो इस सब के लिए आपको स्पेलिंग्स का याद होना ज़रूरी है। स्पेलिंग्स याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। सोच के आप देखिएगा इसमें कौन कौन सी स्पेलिंग है जो गलत है। देखिएगा केमिस्ट्री पहली वाली जो स्पेलिंग है ये भी ठीक है, केमिस्ट्री है। डर्टी गंदा ये भी ठीक है। एक है पाल्मिस्ट्री और एक है हिस्ट्री, तो पाल्मिस्ट्री भी सही है, लेकिन हिस्ट्री की स्पेलिंग गलत है। क्या है हिस्ट्री की स्पेलिंग होती क्या है बताओ? HISTORY। क्या होता है HISTORY? हिस्ट्री होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री की मतलब इतिहास, उसे आप याद कर लीजिएगा। आपने भी यही जो है पहचान लिया होगा। एक है कजोल, एक है कॉन्ग्रेट, कॉन्फिस्केट, एक है और कॉन्ग्लोमेरेट। इन चारों में से कौन सी वाली स्पेलिंग है जो गलत दे रखी है? तो आपने एक शब्द पढ़ा होगा कजोल। क्या पढ़ा होगा? कजोल, यानी कजोल की स्पेलिंग जो होती है वो होती है CAJOLE। तो पहले वाला जो ये दे रखा है ना भाई, ये गलत है। तो स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, CAJOLE, कैजोल। आगे बढ़ जाइएगा, आगे आगे आगे। अब आपसे मैंने पूछा है परसीव, बिलीव, डिसीव, रिसीव। इन चार में से कौन सी स्पेलिंग गलत है ये आपको मुझे बताना है। डिफिकल्ट हो गया ना? हाँ डिफिकल्ट हो गया। ये देखो बिलीव की स्पेलिंग जो है वो गलत दे रखी है। बिलीव की होती है BELIEVE, ठीक है। क्या होता है बताओ? BELIEVE, EVE लास्ट में साथ में आता है। BELIEV, बिलीव विश्वास। तो सी वाला जो है वो गलत स्पेलिंग था, ठीक है। अब देखो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव द सेंटेंसेस, ये देखो काफ़ी संख्या में मैंने यहाँ पर ले रखे। यहाँ पर अब आपका ज्ञान चेक होगा रियलिटी में, तो सच बात तो यह है अब आपकी दम निकल जाएगी। ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, पढ़ रखा है तो आप एक ही झटके में सारे सवाल को कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। आपके सामने रखा हुआ है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पेपर मैंने बना रखा है, तो कोई पेपर मिस नहीं करना है। 6-7 पेपर करवा दिए, प्लेलिस्ट दे रखा है, उसको ताबड़तोड़ का उसे आप देख लीजिएगा। अब लिखा है ही इज नोन बाय अदर्स। ये एयरफोर्स जब पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें पूछा गया कॉन्सेप्ट था, नोन वाला पैसिव। ही इज नोन बाय अदर्स। आपको हमेशा एक चीज याद कर लेनी है कि एक्टिव पैसिव में कभी भी आपका कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार इसमें गिने चुने सवाल होते हैं और उनको आपको गलत नहीं करना है। देखिएगा जब भी कभी पैसिव फॉर्म में नो आ जाए तो नो का जाहिर है थर्ड फॉर्म होगा नोन। तो उसके बाद अगर कोई भी अदर कुछ भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट वाला कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन बाय नहीं लगाते। ये पैसिव है भले ही, लेकिन नोन के बाद पैसिव फॉर्म में टू लगाया जाता है, ना कि बाई। इसलिए आपका जो डी वाला है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैंने आपको बताया ना कि भाई नोन के साथ प्रेपोजिशन चलती है पैसिव फॉर्म में टू। अगर एक्टिव होता तो इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं चलती है, नो के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है। लेकिन पैसिव करेंगे तो आपको पता है बाई लगाना ही पड़ता था, लेकिन नोन आ जाए तो आप
बाई नहीं लगा सकते। पहले वाला जिन जिन का सही हुआ हो वो ठीक है। यानी जो यहाँ पर रेड, देखो जो भी ये रेड पार्ट है ना, इसकी जगह पर इन चार में से बताना क्या आ सकता है। और ये सब बताने के लिए आपको नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी है। अ बर्ड फाउंड मोस्टली, ये देखो यहाँ पर लिखा है अ बर्ड फाउंडेड मोस्ट, तो मोस्ट नहीं होता, मोस्टली होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, मोस्ट दे रखा होता तो फिर तो कोई सुपरलेटिव डिग्री की बात की ही जाती, मोस्ट के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आता, ऐसा तो नहीं है। इसलिए यहाँ पर मोस्ट नहीं, वो मोस्टली की तरह ही इस्तेमाल हुआ है। तो फाइनली आपका जो सी वाला है अ बर्ड फाउंड, माफ़ी चाहूँगा, जो डी वाला है ये ठीक है, ठीक है, याद हो जाएगा। अ बर्ड फाउंड मोस्टली, देखो फाइंड का मतलब क्या होता है, पाया, पाना। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ, फाउंड होता है। फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना, अगर ये थर्ड फॉर्म की तरह ऐसे इस्तेमाल किया गया है तो FOUND क्या हो जाए, FOUND। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, फाउंडेड के स्थान पर यहाँ पर फाउंड का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात एक और चीज़, फाउंड जो है ना वो बर्व, यानी बर्व के लिए एडवर्ब जो मोस्टली दे रखा है, इसलिए फाउंड के बाद यहाँ पर जो ये जो एडवर्ब है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा जो है डी वाला, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मिस्टर भारत वॉज अ प्रोफेसर whom ऑल स्टूडेंट्स रेस्पेक्टेड। आप बताइएगा यहाँ पर क्या आ सकता है रेस्पेक्टेड की जगह, दिमाग लगाओ और सोचो क्या आ सकता है, बताओ चारों को पढ़ करके। देखिएगा यहाँ पर रेस्पेक्टेड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए लुक्ड अप टू। क्या होना चाहिए, लुक अप टू। देखिएगा लुक अप टू का मतलब होता है कि आदर करना, प्रशंसा करना। क्या लुक अप टू क्या हो जाएगा, किसी का प्रशंसा करना। यानी कि मिस्टर भारत वॉज ए प्रोफेसर हुम ऑल स्टूडेंट, यानी कि मिस्टर भारत क्या एक प्रोफेसर है जिनकी सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जो है प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आदर करते हैं, तो वो लुक अप टू होता है। तो ए वाला है जो यहाँ पर फिट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे आगे आगे। अच्छा, दे ट्राइड टू विन कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम देयर स्टेप ब्रदर्स। बताओ यहाँ पर जो विन दे रखा है क्या यहाँ पर सही है, दे ट्राइड टू विन कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कि बताओ विन की जगह पर या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। आप अपने दिमाग से क्या सोचते हैं वो बताना है। देखो अच्छा एक था इसमें, एक और था इसमें लुकअप। देखो लुकअप का मतलब होता है झांकना, लेकिन लुकअप टू का मतलब होता है प्रशंसा करना। लुकअप का मतलब होता है झांकना, देखना, वही तो होता है, खोजना लुकअप होता है। एक है लुक ओवर, लुक ओवर का मतलब होता है निरीक्षण करना, देखना, ठीक है, जैसे पुलिस करती है निरीक्षण, लुक ओवर करती है वो। तो यहाँ पर देखिएगा 96 में विन की जगह पर क्या आएगा, आप लगाओ दिमाग, अब आपने तो खूब पढ़ रखा होगा, बताओ बताओ, जल्दी से सोच के बताइएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, जल्दी से सोच के बताइए। आपने सोच रखा होगा इस जगह क्या आएगा, देखिएगा इस जगह आएगा रेस्ट। क्या हो जाएगा इस जगह, रेस्ट जो है वो ऑप्शन एकदम सही है। देखो इसे रेस्ट ही पढ़ते हैं, ठीक है, साउंड वही होता है REST वाला, रेस्ट। देखो रेस्ट का मतलब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख रहा है कंट्रोल ऑफ द कंपनी, यानी कि दे ट्राई टू विन कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम देयर स्टेप ब्रदर्स, यानी कि जो उसके सौतेले भाई हैं उनसे कंपनी का जो कंट्रोल है वो क्या कर रहे हैं, उसे छीनने की कोशिश उन्होंने की थी। तो यहाँ पर विन नहीं आता, किसी भी कंपनी का कंट्रोल को आप जो है छीनेंगे, जीतेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, विन की जगह रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट का मतलब क्या होता है, छीनना और या फिर जीत लेना, ठीक है। तो वो छीनने के सेंस में जो होता है, अच्छा छीनने किसी की पावर को छीन रहे हैं आप, तो उसकी जगह विन नहीं लगाते, उस जगह रेस्ट लगाते हैं। तो रेस्ट इज द राइट ऑप्शन। आगे देखिएगा, द क्रिमिनल मस्ट बी किल्ड, यानी कि क्रिमिनल्स को मार दिया जाना चाहिए। तो द क्रिमिनल मस्ट बी किल्ड, क्या बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो आपको सूटेबल लगता है कि सर ये वाला जो ऑप्शन है वो बेहतर ऑप्शन है। सोच के बताओ जल्दी से, आपको ये मैंने काफ़ी टाइम दे रखा है, ये सब आपके लिए है, प्रैक्टिस आपको करना है ना कि मुझे, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन है वो छोड़ना नहीं है। सोचो जल्दी से सर क्या हो सकता है इसका एग्जैक्ट आंसर। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, क्रिमिनल्स जो होते हैं उन्हें आप लीगली तौर पर किल नहीं कर सकते, उन्हें हैंग किया जाता है, हैंग टिल द डेथ होता है ना, आपने ये पढ़ा होगा। तो क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको किल नहीं किया जा सकता लीगली तौर पर, ठीक है, वैधानिक तौर पर उन्हें आप किल नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, उन्हें हैंग कर सकते हैं। तो हैंग जो होता है वो वर्ड, ये वो है जो क्रिमिनल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है लीगली तौर पर। तो किल नहीं करते, हैंग करना चाहिए, तो हैंग्ड हो जाएगा। इज दैट क्लियर,
हैंग हो जाएगा। आपको पता है ना, ये जो हैंग है वो एक वर्ब है, इसलिए यहाँ पर किल्ड के स्थान पर हैंग्ड आना चाहिए। आगे बढ़ जाएगा, आगे देखिएगा, माई फादर एडवाइज्ड मी टू शन बैड पीर्स। तो यहाँ पर शन की जगह पर क्या आएगा, सोचो जल्दी से। शन की जगह पर कुछ भी नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट रहेगा, पूरा सेंटेंस में एकदम ठीक है, कोई भी इसमें गलती नहीं है। आगे देखिएगा, ही ओनली मैरिड हर फॉर हर मनी, यानी कि उसने सिर्फ पैसे के लिए उससे शादी की थी। क्या लगता है इस सेंटेंस को आप और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे क्या? बताइए बताइए, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्या आप इसे जो है बता पाएंगे? ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी, ओनली फॉर हर मनी ही मैरिड हर फॉर हर मनी ओनली। तो इन चारों में से सबसे सूटेबल जो सेंटेंस है वो कौन सा है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप अपने विवेक से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या होगा? ठीक है, जिनको भी आंसर नहीं पता वो कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, काफ़ी विद्यार्थी अच्छे हैं जो इसका आंसर दे पाएंगे। माई डॉटर इज़ गोइंग टू टेक हर फाइनल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। बताओ इस टेक की जगह पर क्या होगा? ये आपने खूब पढ़ रखा होगा, बताओ बताओ जल्दी से। माई डॉटर इज़ गोइंग टू टेक हर फाइनल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। तो देखिएगा, यहाँ पर वैसे टेक भी ठीक वर्ड है, टेक भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से इसमें नो इम्प्रूवमेंट वाला जो ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा। ठीक है, गिव नहीं, जो है नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, वो ठीक है, मतलब मेरी जो डॉटर है वो अगले महीने फाइनल एग्जामिनेशन जो है वो जो है देने वाली हैं। ठीक है, तो वो टेक जो है ऑप्शन ठीक है। अच्छा, अपीयर भी आता है, अपीयर भी आप जो है लगा सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे एक और सवाल है आपके लिए। थॉमस कैफॉल द गनमैन किलिंग टू पर्सन्स नियर द टेक्सास A&B यूनिवर्सिटी आस्क्ड फॉरगिवनेस फॉर शूटिंग द ऑफिसर्स। यहाँ पर जो किलिंग वर्ड दे रखा है, इस जगह पर क्या आ सकता है? पूरे सेंटेंस को पर जब अपने पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किलिंग नहीं आना चाहिए, यहाँ पर किलिंग की जगह पर क्या आना चाहिए, पता ही नहीं चल रहा पूरा सेंटेंस। तो किलिंग की जगह पर पूरा कंफर्म करने के लिए यहाँ पर जो हु किल्ड वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। ठीक है, अच्छा, हु हैज़ किल्ड नहीं आएगा, हु हैज़ किल्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आस्क्ड पास्ट की बात कही जा रही है, जबकि हैज़ तो प्रेजेंट को बता देता है। तो यहाँ पर जो सी वाला है वो तो आ ही नहीं सकता। ठीक है भैया, तो इसलिए जो बी वाला राइट आंसर होगा, किलिंग की जगह पर हु किल्ड जो है वो किया जा सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। देखिएगा, आपको देखना है दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में है ना, आस्क्ड फॉरगिवनेस लिखा हुआ है, पास्ट में है, इसलिए जो सेंटेंस होता है बाकी का जो पहला वाला होगा वो भी पास्ट होगा। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज़ देखिए, एक वाक्य जो होता है ना, ये जो वाक्य है दूसरा वाला, उसमें जोड़ने के लिए कंजंक्शन जो है यहाँ पर जो है प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ पर कंजंक्शन भी जोड़ना है आपको। एक और बात देखिएगा, यहाँ पर जो जो गनमैन लिखा हुआ है, गनमैन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है बताओ? हु होता है ना। और ये नियम ये होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद एक पूरा सेंटेंस जो है दोबारा से जो है वर्ब का वहाँ पर वर्ब का जो है इस्तेमाल किए बिना कंजंक्शन आपको लगा देना है। तो इसलिए द गनमैन के बाद हु मैंने यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, हु किल्ड का जो है मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और इसलिए मैंने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। आगे देखिएगा, मनोज इज सो क्रेडिबल दैट हर इमीडिएटली बिलीव्ड माई स्टोरी। आप सोचिए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बोलो। आंसर होगा इसमें जो है क्रेडिबल जो लिखा हुआ है, इसमें क्रेड्यूलस, ये इसका जो है क्रेडिबल की जगह क्रेड्यूलस जो है वो आ सकता है। मनोज इज सो क्रेड्यूलस दैट ही इमीडिएटली बिलीव इन माई स्टोरी। मनोज जो है वो इतना ज़्यादा भोला वाला है, बहुत जल्दी हर किसी की बात पर भरोसा कर लेता है। तो क्रेडिबल नहीं, क्रेड्यूलस होता है जो हर किसी की बात पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हो, उसे बोलते हैं क्रेड्यूलस, यानी कि विश्वासी। क्रेडिबल तो वो होता है विश्वसनीय, क्या होता है? विश्वसनीय होता है क्रेडिबल। तो क्रेडिबल नहीं, क्रेड्यूलस आना चाहिए। इनोसेंट होता है मासूम होता है। ठीक है, एक एक क्रेडिबल, क्रेडिबल क्या होता है? जो है सराहनीय कोई काम किया जाए तो उसे जो है क्रेडिटेबल बोलते हैं, करें क्रेडिट दिया जाता है, वही वाला। आगे देखिए, प्लीज सेंड द लेटर ऑन द एड्रेस गिवन बिलो। जो नीचे एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पर आप लेटर को भेज दीजिए।
तो क्या यहाँ पर ऑन आना चाहिए, जल्दी से बताओ, पढ़ा होगा। ऑन नहीं, यहाँ पर टू आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टू, क्योंकि पता है ना सेंड समथिंग टू एड्रेस जो है इस तरह का सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए अगर आप कहीं भेज रहे हैं किसी दूसरी जगह पर तो टू आएगा, क्योंकि ऐसे समझो लेटर दूसरी जगह पर जा रहा है, गोइंग टू आगरा, ऐसे गो के बाद टू आता है। All these events are associated like links in a China, in a chain। तो ये आपने पढ़ा, आपको समझ में कुछ आया? बताओ बताओ। एसोसिएटेड की जगह पर कौन सा शब्द जो हम इस्तेमाल करेंगे? एसोसिएटेड नहीं होता, अटैच होता है। तो अटैच, अटैच मतलब होता है जुड़ा हुआ, मतलब ऑल दीज इवेंट्स, सारे जो इवेंट्स हैं वो क्या है? आर अटैच्ड लाइक लिंक्स इन अ चेन। चेन के अंदर जिस तरह से लिंक होती हैं, जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, उसी तरह से ये सारी घटनाएं जो हैं वो एक दूसरे से अटैच हैं। तो अटैच हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इंस्टेड ऑफ हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड। आपको पता है इंस्टेड ऑफ की जगह पर क्या आ सकता है? देखिए यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ आना चाहिए। इन दोनों में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, चलो मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ आना चाहिए। अब सर इन स्पाइट ऑफ क्यों आया? पता है क्यों आया? क्योंकि इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है इसका मतलब? और इसके साथ जो सेंटेंस जो है, जो बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस का हिस्सा है, इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस है उसका जो अर्थ है ना भाई, वो अपोजिट है, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में जब आप इसे पूरे को मीनिंग देखेंगे तो इसका जो अंडरलाइन वाला पार्ट है यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा, यानी कि उसके बावजूद। अच्छा, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है किसी के बदले में, इन रिस्पेक्ट ऑफ होता है किसी के संदर्भ में, इन केस ऑफ होता है किसी स्थिति में। तो यहाँ पर फाइनली हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ, यानी के बावजूद, यानी कि उसके हार्ड वर्क के बावजूद वह पास, उसने सफलता प्राप्त नहीं की, तो के बावजूद है, इसलिए यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, वो थोड़ा साथ में लिखा है, थोड़ा दूर लिखना था वो। आगे देखिएगा, सीइंग नो वे टू एस्केप द थीफ सूटेड टू द इंस्पेक्टर। बताओ सूटेड की जगह पर क्या आएगा? इन चार में से कौन सा है जो सूटेड की जगह ले सकता है? जल्दी से सोच के बताओ, आपको मैं टाइम देता हूँ। कौन सा वाला जो पार्ट है जो यहाँ पर फिक्स हो जाए? अच्छा, अब आप देखिएगा, इसे आप पढ़ रहे होंगे तो लिखा है शीइंग नो वे टू एस्केप, यानी कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। जब बचने का कोई रास्ता नहीं होगा चोर के पास में, तो जाहिर है वो अपने आप को क्या करेगा? सरेंडर कर देगा। ठीक है, इंस्पेक्टर के लिए सरेंडर कर देगा अपने आप को, जब बचने का ही कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आपका सी वाला जो आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा। आगे लिखा है इफ़ यू वॉन्ट टू कैच द फर्स्ट फ्लाइट यू मे लीव नाउ। तो यहाँ पर मे की जगह पर क्या आ सकता है? ये आपको मुझे बताना है, जल्दी बताइए सोच के क्या आ सकता है। यहाँ पर मस्ट इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि पता है नाउ जो होता है एक कंपल्सन दिखाता है। नाउ माने अभी अभी, ये कंपल्सन है। और याद रखना कंपल्सन के लिए मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी इफ़ यू वांट टू कैच द फर्स्ट फ्लाइट यू मे लीव नाउ, तो तुरंत ही, अभी, तो मे नहीं, यहाँ पर मस्ट आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने रीज़न भी बताया यहाँ पर मस्ट जो है वो क्यों आएगा, क्योंकि नाउ कंपल्सन को शो करता है और कंपल्सन के लिए आने वाला मॉडल मस्ट होता है। आगे देखिएगा, शी इज इम्प्रूविंग हर प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश विद अ व्यू टू बिकम अ न्यूज़ रीडर। तो बताओ बिकम की जगह क्या आएगा? बिकम की जगह बिकमिंग आएगा, आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। क्या आएगा? बिकमिंग आएगा। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा सर जी बिकमिंग क्यों आ गया। इसलिए आया क्योंकि विद अ व्यू टू के बाद आने वाली फॉर्म होती है वर्ब की, वो जीरंड में होती है, आईएनजी में होती है। विद अ व्यू टू के बाद फॉर्म जो बनती है वो जीरंड बनता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद अ व्यू टू के बाद में बिकमिंग आएगा। इज दैट क्लियर? आगे देखिएगा, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड कैसी होती है? प्रीशियस मेटल होती है, कीमती जो है वो धातु होती है। तो बताओ द गोल्ड की जगह पर क्या आ सकता है? द गोल्ड की जगह पर गोल्ड आएगा, क्योंकि पता है यह है कॉमन कम मैटेरियल नाउन होता है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? कॉमन नाउन की तरह ही है, ऐसे समझो। और कॉमन नाउन में क्या होता है कि आप डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम द को हटा देंगे। बस ये लिख दो, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। इज दैट क्लियर? आगे देखिएगा, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, यानी कि जो पुरानी आदतें होती हैं वो बहुत कठिनता के साथ में मरती हैं, ख़त्म होती हैं। तो बताओ डाई हार्डली की जगह पर क्या आ सकता है?
बताओ, सोच के बताओ क्या आएगा। डाई हार्डली नहीं, डाई हार्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डाई हार्ड। पता है क्यों? क्योंकि हार्डली एक एडवर्ब होता है। एडवर्ब होता है ना, जिसका प्रयोग गलत रूप में किया गया है, क्योंकि हार्ड भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है भैया, और आपको पता है जिसका प्रयोग वर्ब के बाद में किया जाता है, तो इसलिए हार्ड आना चाहिए। जैसे वर्क हार्ड आपने पढ़ा है ना, वर्क हार्डली थोड़ी, वर्क हार्ड, जैसे डाई हार्ड, तो इसलिए डाई हार्ड वाला ऑप्शन आना चाहिए, सी वाला। आगे बढ़ जाइएगा। आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ एल माई ओल्ड फर्नीचर इमीडिएटली। तो डिस्पोज ऑफ की जगह पर क्या आ सकता है? देखिए, डिस्पोज ऑफ, ओ डबल एफ नहीं, एक ही एफ आता है, तो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। क्योंकि पता है आपको, डिस्पोज का मतलब एक नियम होता है कि डिस्पोज के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन चलता है। ठीक है, मतलब क्या होता है? मुक्त कर देना, छुटकारा पा लेना। तो हो जाए आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ एल माई ओल्ड फर्नीचर इमीडिएटली। आगे बढ़ जाइएगा। आगे है प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सनशाइन। बताओ इन जो है इस जगह पर क्या कोई चेंज किया जा सकता है क्या? नहीं, पूरा सेंटेंस एकदम सही है। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सनशाइन, एकदम सही है, मतलब बी वाला राइट आंसर है इसका। ठीक है, बी वाला। आगे बढ़ जाइएगा। चलिए और देखता हूँ। बस 2 क्वेश्चन और हैं। द टू थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट बिटवीन देम। तो बताओ जल्दी से, बिटवीन देम की जगह पर क्या कुछ चेंज किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 की बात हो रही है, 2 के लिए ही बिटवीन इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इस जगह। आगे देखो, द इक्विपमेंट वर फॉल्टी। तो यहाँ पर इक्विपमेंट वर की जगह पर कुछ आ सकता है क्या? कोई रीज़न है? हाँ बिल्कुल रीज़न है, क्योंकि इक्विपमेंट जो होता है वो उसका प्लूरल नहीं होता है, इसलिए वो सिंगुलर होता है इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट जब सिंगुलर होगा तो वॉज का इस्तेमाल होगा। क्या होगा? वॉज का इस्तेमाल होगा, तो इक्विपमेंट वॉज आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? जल्दी सोच के बताओ। देखो एक और चीज़ देखो, क्लियर करो। इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसे सिंगुलर में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए वर्ब की जगह पर वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो वॉज नहीं है, तो कर देते हैं वॉज, जो है इस जगह कर लो, सॉरी इसे छोड़ो, आप इस जगह कर लो, इस जगह वॉज कर लो। ठीक है, तो इसलिए सी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इक्विपमेंट, द इक्विपमेंट वॉज फॉल्टी। फाइनली ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। अब आपको मुझे बताना है कि आज के 33 क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर हुआ था। जिन भी विद्यार्थियों का स्कोर अगर 20 भी है, 20 आउट ऑफ 33, मतलब वो सेफ जोन में, उनकी अच्छी नॉलेज है। क्योंकि देख सकते हैं आप कितने खतरनाक कॉन्सेप्ट थे। पेपर के लेवल के हिसाब से मैंने इन क्वेश्चंस को रखा था। चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए लाइक ज़रूर करके जाइएगा सभी विद्यार्थी। कल आने वाली वीडियो भी आपको बताऊँगा, प्लेलिस्ट है उसको सभी को आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आज आपको काम कर लेना है। थैंक यू।